गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है इस वीडियो में लगभग 30-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की केवल चर्चा करने वाले हैं। आज सेट नहीं बनवाएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सेट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग सेट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। जब हम सेट बनवाते हैं तो सेट में कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं। लेकिन अभी हम जो बताने वाले हैं उसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बता दें, हम आपको वीडियो नंबर 9 जो है हम आपको ऐप में अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको वीडियो नंबर 9 जो है ऐप में मिलेगा। आज आपको ऐप में वीडियो नंबर 9 मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा ऐप में वीडियो कहाँ जा रहा है। बहुत से बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि ऐप में वीडियो कहाँ जा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको कुछ विशेष परेशानी नहीं उठाना है। सबसे आसान तरीका आप देख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये हमारा ऐप खोलेंगे, जब हम ऐप खोलेंगे तो ऐप में जो लास्ट 5 वीडियो हम डाले हैं, जो लास्ट हम 5 वीडियो डाले हैं ऐप में, वो 5 वीडियो यहाँ पर स्लाइड होता रहेगा। ये 5 वीडियो, लास्ट जो 5 वीडियो होगा वो यहाँ पर स्लाइड होता रहेगा। स्लाइड हो रहा है, देख रहे होंगे आप, 5 को वीडियो चलता रहेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा नया वाला वीडियो कौन सा है। नया वाला वीडियो भी आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि कहाँ पर है। बहुत से बच्चों को ऐप में वीडियो नहीं मिल पा रहा है, अब पता नहीं चल पा रहा है कहाँ वीडियो डाल रहे हैं हम। तो ये जो वीडियो स्लाइड हो रहा है आप देख रहे होंगे, इससे आपको 5 वीडियो, लास्ट जो 5 वीडियो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो कोर्स में जाइए, कोर्स में आप चले जाइए और कोर्स में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के 4 वीडियो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 4 वीडियो हो गया। उसके बाद रे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, तो रे ऑप्टिक्स में वीडियो ढूंढना है तो रे ऑप्टिक्स को छुएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड का ढूंढना है तो उसको ढूंढेंगे, और नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ढूंढना है तो इसको ढूंढेंगे। तो अभी हम लोग का पढ़ाई चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। तो हम इसको छुएंगे, जो देख रहे हैं आप यहाँ पर छुएंगे हम। तो ये हमारा इसका वीडियो खुल गया। वीडियो 8 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखा हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। कोर्स में जाइए, कोर्स में जाने के बाद आपको जिस चैप्टर का वीडियो ढूंढना है उस चैप्टर पर नाम, मैंने उस चैप्टर को छुइए, चैप्टर को छुइएगा तो उस चैप्टर का वीडियो खुल जाएगा। जिस चैप्टर का वीडियो आप देखना चाहते हैं उस चैप्टर का वीडियो, मैंने उस चैप्टर को छुएंगे तो उसका वीडियो खुल जाएगा। नहीं तो सबसे आसान है कि जो लास्ट 5 वीडियो है वो स्लाइड होता रहेगा। जो सबसे नया में 5 को वीडियो डाले हैं वो 5 वीडियो नया वाला चलता रहेगा, तो वहां से भी आप छू करके देख सकते हो। तो आज हम जो वीडियो डाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ऐप में, आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन पर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज। इस सेट में हम लोग जो है अप्रॉक्स 40 प्रश्न के चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जब हम चाहते हैं कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो, जब हम चाहते हैं कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 6.25 × 10 के पावर 18 हम बता चुके हैं। यह प्रश्न अब 2 बार पहले भी मिल चुका है। 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो धन आवेश उत्पन्न होगा 1 कूलाम, और इतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा 1 कूलाम। 6.25 × 10 के पावर 18 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब यदि इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 1 कूलाम का धन आवेश होगा, और इतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इतना ऋण, 1 कूलाम का ऋण आवेश होगा। यानी यदि आप धन आवेश उत्पन्न करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इतना ऋण आवेश देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। याद रखिएगा, धन आवेश होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और ऋण आवेश होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। जरूर आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। पृष्ठ से अंदर में एक विद्युत द्विध्रुव है, तो बताइए कि फ्लक्स का मान कितना होगा।
हम चाहेंगे कि आप लोग खुद इसको समझने की कोशिश करें कि एक विद्युत द्विध्रुव पृष्ठ के अंदर में है, पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो बताइए कि पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो हम बता चुके हैं कि यदि कोई बंद सतह के अंदर में द्विध्रुव हो तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान शून्य होता है। यदि किसी बंद सतह के अंदर में द्विध्रुव हो तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान शून्य होता है। किसी भी बंद सतह के अंदर में विद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान शून्य होता है, जरूर याद रखिएगा। तीसरा है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। दूरी बढ़ा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। बहादुर, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बता चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R, Q1 इंटू Q2 बटा में R। तो जब दूरी बढ़ा देंगे तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। दूरी बढ़ा देंगे तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। कब? यदि धन आवेश रहेगा तब, यानी ये दोनों सजातीय रहेगा तब। लेकिन यदि विजातीय हो, एगो प्लस एगो माइनस में हो, तो दूरी बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा। यानी प्लस में रहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा घटेगा, प्लस में रहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा घटेगा। लेकिन यदि माइनस में होता है, यदि माइनस में रहेगा ऊर्जा का मान, तो दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, माइनस में रहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगा, और प्लस में रहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा घटेगा। यानी ऊर्जा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। याद रखिएगा, दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान हम पढ़ा चुके हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यदि ऊर्जा धनात्मक रहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, और यदि ऊर्जा ऋणात्मक होगा तो दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। अगला है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। ये आपको अभी हम नहीं बताए हैं, फ्लक्स घनत्व का मात्रक अभी हम आपको नहीं बताए हैं, तो इसको अभी छोड़ दे रहे हैं हम। अगला है, दो चालकों के बीच आवेशों के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। जो दो चालकों के बीच आवेश के वितरण जो हम करते हैं तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है, हम पढ़ा चुके हैं। दो चालकों पर जब हम आवेश के वितरण करते हैं तो उनकी ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि का सूत्र हम पढ़ाए हैं, डेल E बराबर 1/2 C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद होगा आपको, हम पढ़ाए हैं क्षय ऊर्जा का मान, ह्रास ऊर्जा का मान। बहुत सब अच्छा क्वेश्चन है बहादुर। दो चालकों के बीच आवेशों के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो ऊर्जा की हानि धारिता पर निर्भर करती है और विभवांतर पर निर्भर करती है। तो केवल विभवांतर पर नहीं, विभव के अंतर के वर्ग, विभव के अंतर के वर्ग, यानी जो ऊर्जा की हानि है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऊर्जा के अंतर जो है, ऊर्जा का जो हानि है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। याद रखिएगा, विभवांतर पर नहीं, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। छठा नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होता है। हम बता चुके हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, पहले बता चुके हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उसमें रखे गए Q आवेश पर लगा हुआ बल कितना होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उसमें रखे गए आवेश Q पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम पढ़ा चुके हैं कि जब आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है। जब आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है और उस बल का मान होता है F बराबर Q इंटू E। जब आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है F बराबर Q इंटू E। जब आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला एक बल होता है F बराबर Q इंटू E। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे कि F बराबर Q इंटू E होता है। उसके बाद विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और ये तुल्य है। किसके तुल्य है? तुल्य माने बराबर है, किसके समतुल्य है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट किसको कहते हैं तो आपको पता है, हम पहले से पढ़ा चुके हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को
बोल्ट कहते हैं, यानी बोल्ट किसके समतुल्य है? तो जूल प्रति कूलाम के समतुल्य है। जूल प्रति कूलाम को बोल्ट कहते हैं, तो बोल्ट किसके समतुल्य हो गया? तो जूल प्रति कूलाम के समतुल्य हो गया। बोल्ट किसके समतुल्य हो गया? तो जूल प्रति कूलाम के समतुल्य हो गया, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसके बाद जो 9 नंबर प्रश्न है, ये 9 नंबर प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले बना चुके हैं कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल के परिमाण बराबर होंगे। बल बराबर नहीं होंगे, बल विपरीत होते हैं, क्योंकि एगो धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है, इसलिए बल बराबर नहीं है, बल के परिमाण बराबर है। दिशा अलग अलग होगा, बल के मान बराबर होगा। ये बता चुके हैं पीछे के वीडियो में, पीछे के जो सेट बनवाए थे उस सेट में प्रश्न था। 5 विद्युत द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना हुआ है। 5 को विद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ प्लस क्यू है, एक तरफ माइनस क्यू है। तो जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, हम ही जानते हैं। दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स कितना होगा? फिर वही बात, 5 गो विद्युत द्विध्रुव हो चाहे 10 गो विद्युत द्विध्रुव हो, उससे निकलने वाला फ्लक्स का मान 0 ही होगा। 5 गो विद्युत द्विध्रुव हो चाहे 10 गो विद्युत द्विध्रुव हो, बंध सतह के अंदर में है, तो हम बता चुके हैं कि यदि किसी बंध सतह के अंदर में विद्युत द्विध्रुव हो तो उसे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा। यदि किसी अल्प क्षेत्र DA पर विद्युतीय तीव्रता E अभिलंब हो, विद्युत तीव्रता लंब हो, याद रखिएगा, क्षेत्रफल के लंबवत दिया हुआ है, तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करिएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है DA, क्षेत्रफल DA दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र जो दिया है वो E दिया हुआ है। अब विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के लंबवत है, तो बहादुर थीटा यहां पर कितना होगा पहले ये समझना है। आप लोग दिमाग लगाइए कि थीटा का मान यहां कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लंबवत है। नहीं बहादुर, 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा भी सतह के लंबवत होती है, तो क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत है, अब विद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत है। क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत है और विद्युत क्षेत्र भी सतह के लंबवत है, दोनों एक ही दिशा में हो गया, तो यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अच्छा प्रश्न था। विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के लंबवत है और क्षेत्रफल भी की दिशा भी सतह के लंबवत होती है, तो क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सतह के लंबवत, दोनों एक ही दिशा में हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब जब फ्लक्स पूछ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फाई बराबर E इंटू DA कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री है तो E इंटू DA कॉस 0 डिग्री। यही सब समझना है बहादुर, रट करके नहीं पढ़ना, रट करके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अच्छा प्रश्न था। विद्युत क्षेत्र लंबवत दिया है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवती होता है, तो दोनों एक ही दिशा में हो गया, एक ही दिशा में हो गया तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, फाई बराबर E इंटू DA, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। 2 गो संचक हैं और दोनों की धारिता C1 और C2 है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता कितनी होगी? बाद समानांतर क्रम में अभी जस्ट पढ़ाए हैं, C बराबर C1 प्लस C2 होता है। सेट अभी 9 नंबर जो वीडियो डाले हैं ऐप में, उसमें पढ़ाए हैं कि समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है, तो C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। आज के 9 नंबर वीडियो में ऐप में जो डाले हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा कि समांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का मान C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो 2 गो है तो C बराबर C1 प्लस C2 हो गया। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में यदि चालक रखेंगे तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? ये तो अभी जानते होंगे, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो इसीलिए इसका हमारा 0 हो गया। एक प्रश्न दिया हुआ है, ये इस चैप्टर नंबर 2 का ही है, लेकिन टॉपिक इसमें हटा दिया है, फिर भी हम दे रहे हैं। वांडे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है।
याद रखिएगा। वान डे ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज पैदा करने वाली मशीन है। हाई वोल्टेज कई लाख है, 10 के पावर 6 वोल्ट उत्पन्न करता है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज उत्पन्न करने वाली मशीन है। 15 नंबर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले, धारिता दिया है 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट, भी का मान दिया है 20 किलो वोल्ट यानी 20,000 वोल्ट आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान कितना है? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C का मान 5, माइक्रो का मान 10 के पावर -6, अब V का मान स्क्वायर में तो 20,000 गुना 20,000, तो गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, या 10,000 हो जाएगा। 5 दूनी 10 ये भी हो जाएगा, तो 10 1 ऊपर 5 को 0 और 4 को 0, 9 को 0 यानी 10 के पावर 3 हो जाएगा। 10 के पावर 3 जूल, 10 के पावर 3 लिखिए, चाहे 1 किलो जूल कर दीजिए। 1 किलो जूल, 10 के पावर 3 का मतलब किलो होता है। सी का मान दिया है, भी का मान दिया है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा, 1 किलो जूल हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वीडियो नंबर 8 में इस टॉपिक पर चर्चा किए थे कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है, माध्यम के समानुपाती है और प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हम पिछला वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में बताए हैं कि संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होता है और प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो टोटल हम प्रश्न बता दिए। अब हम सारा आंसर लिख दे रहे हैं एक बार। आप लोग को जब प्रश्न भेजेंगे तो इसका कॉपी तैयार कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारा हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, 4 पढ़ाई नहीं है, 5वां आपका बी हो जाएगा, 6 नंबर का एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 6 का ए, 7 का भी ए हो जाएगा, 8 का भी ए हो जाएगा जूल प्रति कूलम, 9 का बी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, 11 का आपका हो गया ए, 12 का हो जाएगा डी, 13 आपका सी हो जाएगा, 14 आपका सी हो जाएगा, 15 आपका ए हो जाएगा और 16 आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। इस सेट में, सेट तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव का पेज है। सेट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है और जो ऑब्जेक्टिव का पेज है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कोई सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं था, केवल ऑब्जेक्टिव था। तो हम केवल आपको ऑब्जेक्टिव बताए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो गया। अब कुछ प्रश्न हमारे पास एक स्टूडेंट भेजे हैं, उस प्रश्न की चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न जो है मेरे पास स्टूडेंट भेजे हैं, इसको जिनको वो देखना होगा, उतारना होगा, अपना उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है। इसमें हम आपको जब पेज भेजेंगे तो जो प्रश्न टिक किया हुआ है वो हम बता रहे हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, देख लीजिएगा।
अच्छा प्रश्न है, आप लोग भी मेहनत करें। ये आज स्टूडेंट पूछे हैं तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है। प्रश्न 11 है कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विचरण कितना होगा। E बराबर 0 दिया हुआ है तो कह रहा है कि विभव का मान दूरी के साथ कैसे डिपेंड करेगा, विभव का मान दूरी के साथ कैसे बदलेगा। E बराबर 0 का मतलब हुआ, बहादुर पढ़े होंगे, सूत्र पढ़ाए हैं, E बराबर dV बटा में dr। E बराबर dV बटा में dr हम सूत्र आपको पढ़ाए हैं। और E बराबर 0 का मतलब हो गया dV बाई dr, यानी V बराबर कॉन्स्टेंट। पढ़े होंगे मैथ में आप लोग, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो E बराबर 0 दिया है मतलब V बराबर कॉन्स्टेंट, यानी E बराबर 0 वाले क्षेत्र में हम यदि बात करते हैं, E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव की बात करते हैं तो विभव का मान कांस्टेंट होगा। जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो विभव का मान कांस्टेंट है, विभव का मान बदलेगा नहीं, तो विभव का मान R पर निर्भर नहीं करता है। कितना बेहतरीन प्रश्न है, देख लीजिए। E बराबर 0 दिया हुआ है तो E बराबर 0 का मतलब V बराबर कांस्टेंट, यानी विभव का मान बदलेगा नहीं, विभव का मान दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। तो 11 का इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अनुसार D नंबर हो जाएगा, द हो जाएगा। कखगा में दिया हुआ है तो द लिखेंगे हम, ये D आपका हो गया 11 का। 12 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या का गोला है। हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो त्रिज्या दिया है 10 के पावर -15 मीटर। नाभिक के जो त्रिज्या दिया हुआ है 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। नाभिक के सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बहादुर विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। तो E बराबर 9 गुना 10 के पावर 9, Q का मान हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन होता है तो 1.6 गुना 10 के पावर -19, R का मान 10 के पावर -30। -30 ऊपर जाएगा +30, +30 +9 +39 हो जाएगा। +39 में से 19 घटा देंगे 20 हो जाएगा, यानी 16वां 44 से तो 14.4 गुना 10 के पावर 20 हो जाएगा। 14.4 गुना 10 के पावर 20 हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा द, इसका भी द हो जाएगा, यानी 12 का भी द हो जाएगा। 12 का भी द हो गया, यानी डी हो गया। अच्छा प्रश्न है, ये सब आप लोग खुद भी दिमाग लगाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर प्रश्न दिया है, 9 गुना 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या के नाभिक Z बराबर 50 के दिया हुआ है, सतह पर विभव कितना होगा। बहादुर समझने की कोशिश करिएगा। त्रिज्या दिया है 9 गुना 10 के पावर -15 मीटर और Z बराबर 50 दिया हुआ है, वोल्टेज पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं। बहादुर वोल्टेज का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। सतह पर विभव का मान, यही हम पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं पीछे के थ्योरी में, जहाँ संचक की धारिता हम निकलवाए हैं, गोलीय संचक की धारिता निकलवाए हैं, तो उसमें ये सूत्र दिए हैं। V बराबर 9 गुना 10 के पावर 9, Q का मान 50 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19। Z बराबर 50 का मतलब हुआ कि 50 परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या 50 है मतलब प्रोटॉनों की संख्या 50 है। अब प्रोटॉनों की संख्या 50 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 50 से होगी, क्योंकि जानते होंगे आप लोग कि Z बराबर P बराबर E होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, Z बराबर P बराबर E होता है। तो 50 परमाणु संख्या दिया है मतलब 50 गो इलेक्ट्रॉन है, और R का मान दे दिया है 9 गुना 10 के पावर -15। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 10 के पावर -15 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +15, 10 के पावर 19 -4 हो जाएगा, -4 और 9 5 हो जाएगा, और 16 × 5 = 80, यानी 8 गुना 10 के पावर 4। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 16 × 5 = 80, एगो 0 यानी 80, 80 गुना 10 के पावर 4 यानी 8 गुना 10 के पावर 3 होगा। -15 ऊपर जाएगा, 24 24 5 माने 14 हो गया, तो माने 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 8 गुना 10 के
पावर 5, 1 मिनट, 16 5 80 गुना 10 के पावर -4, -4 9 यानी 5, तो 80 गुना 10 के पावर 5, तो इसको कर दीजिए 16 5 80, 80 गुना 10 के पावर 5 हो जाएगा, यानी 8 गुना 10 के पावर 4 हो जाएगा इसके आंसर में। 8 गुना 10 के पावर 4 या 80 गुना 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। 8 गुना 10 के पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 13 का बी ब, 11 का द, 12 का द, 13 का ब। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग इस पर जरूर मेहनत करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में जो दिया हुआ एक प्रश्न 14 नंबर, तो 14 नंबर प्रश्न हम पीछे वाला सेट में बनवा चुके हैं, जो सेट बनवाए थे उसमें प्रश्न था, इसीलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। 15 नंबर, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव कितना होगा। बहादुर, खोखले गोलीय चालक के ये पिछला वीडियो में इसका आंसर हम दे चुके हैं, पिछला वीडियो में इसका आंसर हम देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं। आप देख सकते हैं किसी भी खोखले गोलीय चालक पर जब धन आवेश देंगे तो उसके अंदर में विभव का मान हम बता चुके हैं कि गोलीय चालक के अंदर विभव का मान कांस्टेंट होता है, समरूप होता है, समान होता है। तो गोलीय चालक के अंदर में विभव का मान कांस्टेंट होगा, समरूप होगा, धनात्मक बराबर होगा, समान होगा। तो इसका आंसर हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा खोखले गोलीय चालक के धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव कितना होगा, धनात्मक होगा और समरूप होगा, यानी 15 का ब। 14 तो बता चुके हैं, 14 पिछले वाले सेट में था, 15 का ब हो जाएगा। 16 दिया गया है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर बहादुर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 होगा, लेकिन विभव का मान कांस्टेंट होगा। अभी जस्ट बताया है कि गोलीय चालक के अंदर में विभव का मान समान होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, लेकिन जब विभव कांस्टेंट होगा और खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र 0 होता है लेकिन विभव कांस्टेंट होता है। 16 का स हो जाएगा। अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो उसके केंद्र पर वोल्ट कितना होगा। बहादुर देखिए बेवकूफ़ बना दिया, क्वेश्चन में बेवकूफ़ बना रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बेवकूफ़ बना रहा है, डाटा दे दिया। ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, सतह पर विभव 10 वोल्ट है, तो कह रहा है कि बताइए कि उसके केंद्र पर विभव कितना होगा। तो डाटा देकर आपको बेवकूफ़ बना दे, गुमराह कर रहा है। हम आपको पढ़ाए हैं, याद होगा कि खोखले गोलीय चालक के सतह पर विभव का मान अंदर के किसी भी बिंदु पर विभव के मान के समान होता है। अंदर के किसी बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो सतह पर विभव के मान के बराबर होगा। तो सतह पर विभव यदि 10 वोल्ट है तो अंदर में भी विभव जो है 10 वोल्ट होगा। ये पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, आप वीडियो नंबर 8 देख सकते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। इस पॉइंट को समझने के लिए आप पिछला वीडियो 8 नंबर देख सकते हैं। तो इसका 17 का ब हो जाएगा। देखिए कितना बेवकूफ़ बना रहा है, डाटा दे करके आपको बेवकूफ़ बना रहा था। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि किसी सुचालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 1/2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। 18 का द, ये 18 का द यानी डी हो जाएगा। ये कहाँ से लिखा हुआ है तो गॉस प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 3, गॉस प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 3 आपका 18 नंबर प्रश्न हो गया। गॉस प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 3। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, R1 और R2 त्रिज्या के दो चालक के गोलों के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा। बहादुर समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है,
सब त्रिज्या दिया हुआ है R1 और R2, त्रिज्या दिया हुआ है R1 और R2, R1 और R2 दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है R1 और R2। यहां से हम आवेश निकाल लेंगे। पहले तो सिग्मा बराबर आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, सिग्मा बराबर आवेश, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिग्मा बराबर आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, तो आवेश बराबर सिग्मा इंटू क्षेत्रफल हो गया, आवेश बराबर सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। अब आप देखना शुरू करिए कि दोनों पर दिया हुआ है सिग्मा और त्रिज्या दे दिया है R1 और R2, तो हम सूत्र निकालेंगे E1 बटा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q1 का मान सिग्मा इंटू A1 और Q2 का मान सिग्मा इंटू A2, तो E1 बटा E2 बराबर Q1 का मान सिग्मा इंटू A1 इंटू R2, और यहाँ पर Q2 का हो जाएगा सिग्मा इंटू A2 इंटू R1, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। A1 का मान आपका दिया हुआ है 4 पाई R1 स्क्वायर, गोला का क्षेत्रफल होता है, इंटू R2, और इसका हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू R1, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एगो R1 से R1 कटेगा, एगो R2 से R2 कटेगा, तो ये हो जाएगा R1 बटा में R2। फाइनली आंसर आ गया R1 रेशियो R2। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो हम आवेश निकाल लेंगे सिग्मा इंटू ए करके। तीव्रता का सूत्र पड़े है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, तो Q1 बटा में R1 और Q2 बटा में R2। Q1 का मान सिग्मा इंटू A1, R2 चला गया ऊपर, Q2 का मान सिग्मा इंटू A2, R1 हो गया नीचे, तो सिग्मा सिग्मा कट गया, सिग्मा बराबर दिया हुआ है, A1 हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर, A2 हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर, बट गुना R2 R1, एगो R1 कट गया, एगो R2 कट गया, यानी R1 बटा में R2। ये अच्छा प्रश्न है, सब अच्छा अच्छा प्रश्न है, इसीलिए बनवा रहे हैं हम। 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा एगो R2 कट गया और एक R1 कट गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 और R1 एगो कट गया, ठीक है, R1 बटा R2 होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, R2 बटा R1 दे रहा है, नहीं मिस्टेक है, ये R1 बटा में R2 ही होगा। इसके बाद दो गोला की त्रिज्या दिया हुआ है R1 तथा R2 और उन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। गोलों के पृष्ठ पर विभव का मान समान है, तो Q1 और Q2 का अनुपात कितना होगा। विभव का मान समान दे दिया है, चलिए देखते हैं। अभी तक इसमें यदि किन्हीं को उतारना होगा तो आप इसको उतार भी सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं, समझने लायक है, अच्छा प्रश्न है। जिनको उतारना होगा स्क्रीनशॉट ले करके या पुश करके वीडियो को उतार सकते हैं। हम मिटाने जा रहे हैं और ज़्यादा नहीं है, 3 गो प्रश्न है, तीनों प्रश्न देखिएगा। अभी हम देखेंगे, ये सब बहुत बहादुर हाई लेवल का क्वेश्चन है, इतना टफ लेवल का प्रश्न आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, उतना आपको ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना, लेकिन सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा टफ प्रश्न बनाने का, तो इजी वाला प्रश्न और आप जल्दी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतना टफ आपको तो नहीं मिलेगा। तो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 20 नंबर में कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर है और इन पृष्ठों पर विभव का अनुपात पूछ रहा है कि विभव, जैसे पिछला विद्युत क्षेत्र पूछा था तो इसमें विभव पूछा है, तो वही रूल V1 बटा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2, तो ये कट जाएगा। V1 बटा में V2 बराबर Q1 का हो जाएगा सिग्मा इंटू A1 गुना में R2, Q2 का हो जाएगा सिग्मा इंटू A2 और बटा में R1, सिग्मा सिग्मा का कट जाएगा। A1 का हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू R2
अच्छा, पीछे वाला में R1 और R2 का स्क्वायर रहेगा। देखिए अभी मिस्टेक हो रहा है, इसमें स्क्वायर था पीछे वाला में, यानी हम बात करें तो R2 स्क्वायर बटा में R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर, यानी 1:1 हो जाएगा। देखिए अभी पीछे वाला में मिस्टेक हुआ था, पीछे वाला प्रश्न में 19 नंबर प्रश्न में 1:1 हो जाएगा, सब कट जाएगा। वहाँ पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर होना चाहिए था, गलती से नहीं लिखाया था, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू R1, तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, एगो R2 से R2 कटेगा, एक R1 से R1 कटेगा, और इसका आंसर हो गया R1 बटा में R2, उसका 1:1 हो जाएगा। याद रखिएगा 19 का 1:1 हो जाएगा, सब कट जाएगा, और 20 में R1:R2 होगा, यानी 20 का ब हो जाएगा, 20 का ब हो जाएगा, B R1:R2। 21 नंबर में दो गोला की त्रिज्या R1 और R2 है, उन पर आवेश सिग्मा Q1 और Q2 है, गोले के पृष्ठों पर विभव का मान समान है, तो Q1 और Q2 का अनुपात क्या होगा। अबरी बार जो है डायरेक्ट दे दिया है, चलिए देखते हैं। Q1 और Q2 का अनुपात V1 बटा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2। V1 और V2 बराबर दिया हुआ है, तो ये तो कट जाएगा डायरेक्ट, ये भी कट जाएगा, और हमारा दिया हुआ है V1 और V2 बराबर है, तो ये कट जाएगा ये भी, तो 1/1 बराबर Q1 इंटू R2 बटा Q2 इंटू R1। तो पूछ रहा है Q1 और Q2 का अनुपात, यानी R1:R2 हो जाएगा, Q1 बटा Q2 बराबर हो जाएगा R1:R2। ये आपका 21 का अ हो जाएगा, 21 नंबर प्रश्न का अ हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका हो जाएगा, 21 के अ हो गया। 22 का आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो डायरेक्ट आपको तो इससे ये गॉस प्रमेय अनुप्रयोग नंबर 3 है, तो 22 का आपका 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यानी 22 का अ हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये सब अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का तो बहुत सा प्रश्न एक ही में दे दिया, 3-4 को दे दिया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगी जिस क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन नंबर आप लिख करके सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिएगा। जो भी जिनको प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा, आप बताएंगे। इसमें हम आपको 11 से लेकर के 22 तक यानी 12 वो प्रश्न बनवा दिए, आप मेहनत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रश्न लेकर के मिलेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा सेट बोल रहे हैं सॉरी, 9 नंबर वीडियो जो है ऐप में डाल चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐप में 9 नंबर वीडियो डाल चुके हैं, वो आपको ऐप में ही मिलेगा, जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।